दरवाजे को छूते ही एक नेगेटिव वाइब सी महसूस होने लगी थी। पहले मुझे लगा ये केवल मेरे साथ ही हुआ था, लेकिन मैं तब हैरान हुआ जब मेरे साथियों ने बताया कि इस जगह पर आने के बाद से ही उन्हें काफी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं और अजीब सा महसूस हो रहा है। वहां के माहौल में अजीब सी मनुष्यत फैली हुई थी। किला खंडहर में तब्दील हो चुका था और सरकारों द्वारा भुला दिया जा चुका था। कोई देखभाल नहीं थी। चारों तरफ दीवारें जर्जर हालत में थी। दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे छूते ही गिर पड़ेगा। हमारे ग्रुप में मुझे मिलाकर कुल 6 लोग थे। 3 लोगों ने किले के बाहर ही कैंप सेटअप करने की जिम्मेदारी ले ली और हम तीनों किले के भीतर दाखिल हो गए। किले के भीतर भूल भुलैया जैसे गलियारों के बीच से गुजरते हुए एक अजीब सी ठंडक का एहसास हमें हो रहा था। वैसे हमने सुन रखा था कि जहाँ ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, वहां के माहौल में ठंडापन अचानक से बढ़ जाता है। लेकिन उस वक्त मैं किले के पुराने पत्थरों को उस ठंडेपन की वजह समझ रहा था। हम तीनों थोड़ी दूर जाकर कुछ पलों के लिए अलग हो गए और वीडियोस बनाने लगे। इसी बीच मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। कुछ आंखें जैसे मुझे ही घूर रही हैं। मैं पलट कर देखने की कोशिश करता तो उस बियाबान में छिपकलियों और मकड़ियों के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। आप जानते ही होंगे कि यदि कोई हमें लगातार घूरता है तो भी हमें एहसास हो जाता है। यहाँ तक कि नींद में भी हमें कोई घूर रहा हो तो हमें यह महसूस हो जाता है। इसी तरह मुझे भी अपने आप को घूरती हुई निगाहें लगातार महसूस हो रही थी। किले के भीतर एक अजीब सी महक फैली हुई थी जो किस चीज की थी ये नहीं पता, लेकिन उस महक से माहौल की मनुष्यत में और ज्यादा इजाफा हो रहा था। कुछ देर तक हम उन्हीं खंडरों में भटकते रहे। इसी बीच भानु भी आ गया। वो भी अपना कैमरा लेकर किले के पीछे की कहानियां बताने लगा। वो किले के हर हिस्से को शूट कर रहा था जिन्हें मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका था। फिर थोड़ी देर बाद मैं किले के बीचों बीच एक मैदान जैसी जगह पर पहुंच गया, जिसके भीतर घने जंगल और पेड़ पौधे बेतरतीब से उगे हुए थे। वो किले के भीतर एक छोटा मोटा जंगल जैसा ही था। वहां जाने के सारे रास्ते पुराने तारों से बंद किए गए थे। मैंने वहां 3-4 सांपों को देखा, जिसके बाद मैंने उसके भीतर जाने का इरादा ही कैंसिल कर दिया। वैसे भी उन घनी कंटीली झाड़ियों में जाना नामुमकिन था। मुझे उस जगह को खोजना था जहां वो सरदार अपने विरोधियों को मौत की सजा दिया करता था और उन्हें वहीं दफना भी देता था, जिनके मरने के बाद उनकी आत्माओं से जुड़ी कहानियां इस सलामू फोर्ट को डरावनी बनाती थी। शाम होने लगी थी। सूरज की किरणें अब मध्यम पड़ने लगी थी। हम किले के काफी भीतर तक पहुंच चुके थे। अगर यहां से अंधेरा होने से पहले नहीं निकले तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अंधेरे में जहरीले कीड़े, सांप वगैरह ऐसी जगहों पर मिल जाते हैं, लेकिन हमें इनसे खतरा नहीं था। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि किले के भीतर आने वाले गलियारे भूल भुलैया की तरह थे। उजाले में हम उनमें घूम घाम कर किसी तरह भीतर तो आ गए थे, लेकिन अंधेरे में उन रास्तों में हम भटक जाते, खतरा बढ़ जाता। क्योंकि ऐसे पुराने किलों में कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो किले पर हमला होने की स्थिति में दुश्मनों को धोखा देने के काम आते थे। ऐसे अनेक दरवाजे होते थे जिनके भीतर प्रवेश करते ही दुश्मन सीधे किसी गहरे कुएं में गिर जाते थे, या उस पर तीरों की बरसात हो जाती थी, या छत्तों में लगे भाले उन पर गिर पड़ते। कोई दरवाजा दलदल में खुलता, कोई शूल बिछाए हुए कुएं के मुहाने पर, कोई जहरीले सांपों के ढेर पर। दुश्मन को धोखा देने वाले ये रास्ते आज भी यहां मौजूद हैं। इतने सालों बाद उनके भीतर के फंक्शन शायद ठीक से काम ना करें, लेकिन नुकीले भालों वाले कुएं में गिरना कौन चाहेगा। तो मुझे लगा कि अब बाहर निकलना ही सही रहेगा। वापस लौटते समय मुझे दीवार के बीचों बीच ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियां दिखाई दी। उन सीढ़ियों को देखकर ही मुझे न जाने क्यों थोड़ी घबराहट सी होने लगी। मेरा मन कह रहा था कि जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाऊं, लेकिन दूसरी तरफ वो सीढ़ियां जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये सीढ़ियां किले के बुर्ज की तरफ जाती होंगी और वहां पहुंचकर किले का बढ़िया व्यू मिलता। मैं सुबह तक इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। सोचा 5 मिनट में जाकर वापस लौट आऊंगा और कैमरा ऑन करके मैं सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर कदम रखते ही अजीब सा एहसास होने लगता था। मुझे कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई मुंह दबाकर अपनी हंसी छिपाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसी चीजें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर मुझे लगा अकेलेपन में मुझे वहम हो रहा है। मुझे थोड़ा सा डर लगा तो मैं अपनी टीम को जोर जोर से आवाजें देने लगा। मैं किले के बुर्ज की तरफ जा रहा हूं, सभी अब किले से निकलने की तैयारी करो। अंधेरा होने के बाद इन गलियों में भटकना रिस्की है। जिसके पास मेरी आवाज पहुंच रही है वो अपनी अपनी लोकेशन मुझे बताए। मैंने अपना डर भगाने के लिए जोर से कहा। सभी ने चीख चीख कर अपनी अपनी पोजीशन बता दी। उनकी आवाजें सुनकर मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ
और मैं किले के ऊपरी बुर्ज में पहुंच गया। यहां से मुझे किले के बाहर लगे अपने कैंप दिखाई दे रहे थे। दूर कहीं कुछ गांव दिखाई दे रहे थे। पहाड़ों के बीच डूबता सूरज दिखाई दे रहा था। वहां का मौसम वाकई बड़ा सुहाना लग रहा था, केवल तब तक जब तक मैंने पीछे मुड़कर किले के भीतर नहीं देखा। वहां से किले के भीतर वाला वो जंगल साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऊपर से देखने की वजह से उसका स्ट्रक्चर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहां एक फांसी घर और पुराने जमाने में सिर काटने के लिए यूज किए जाने वाले स्ट्रक्चर साफ दिखाई दे रहे थे। पत्थरों के 2 खंबे बने हुए थे, जिसके ऊपर एक तेज धार वाला नुकीला फरसा टंगा हुआ था, जो अब जंग खाकर जाम हो चुका था। उसके ठीक नीचे एक हाफ राउंड शेप का पत्थर था। किसी मेटल का बना स्टैंड था, जिसपे शायद मरने वाले का सिर रखा जाता हो। उसके सिर रखने के फौरन बाद फरसे को पकड़े रहने वाली रस्सी को छोड़ दिया जाता था, और वो वजनी फरसा एक ही झटके में नीचे आकर आदमी का सिर धड़ से अलग कर देता था। उस स्टैंड के सामने एक होद बना हुआ था। मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आया। फिर मैंने अनुमान लगाया कि शायद आदमी के सिर के कटने के बाद उससे बहता खून इसी होद में जाता होगा। होद से अलग अलग नालियां निकली हुई थी, जो किसी तरह का खास पैटर्न बनाती थी। वो ऐसा क्यों करते थे ये मुझे समझ में नहीं आया। आई थिंक यहाँ केवल सजा नहीं दी जाती थी, बल्कि मेरे ख्याल से कोई तांत्रिक क्रिया भी की जाती होगी, जिसमें ऐसे किसी अजीब से पैटर्न का यूज किया जाता होगा। ये मेरे लिए काफी डरावना एक्सपीरियंस था। फिर मैंने उस इलाके को गौर से देखा। वहां की जमीन पर काफी सारे छोटे छोटे उभरे हुए टीले बने हुए थे। वो देखकर मैं समझ गया कि ये टीले उन्हीं लोगों की कब्रें हैं जिन्हें यहाँ लाकर खत्म किया जाता था। मैं अब बेरहमी से मारे गए अनगिनत लोगों की कब्रों को देख रहा था। उसी समय मुझे वो दबी हुई हंसी फिर से सुनाई देने लगी। हवा में ठंडक फिर से बढ़ गई, इतनी कि मेरे बदन में सेरन महसूस होने लगी थी। उस कब्रिस्तान को देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। मैं वहां कटने और मरने वाले लोगों को इमेजिन कर सकता था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे वहां देखकर मुझसे अपनी कहानी शेयर करना चाहते थे, लेकिन मैं उनकी कहानियां सुनने की हिम्मत नहीं रखता था। अगर मैं वहां थोड़ी देर और रुकता तो शायद डर के मारे मेरा हार्ट फेल हो जाता और मैं भी उन्हीं के पास जाकर गप्पे लड़ा रहा होता। मैंने अचानक अपने सभी साथियों को किले से बाहर निकलते हुए देखा और मुझे ख्याल आया कि मैं अकेला ही किले में रह गया हूं। ये ख्याल आते ही मेरे पसीने छूट गए। मैंने ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड की और तेज कदमों से सीढ़ियों से होते हुए नीचे पहुंच गया। अंधेरा काफी हद तक फैल चुका था। किले के रास्ते अब धुंधले से होने लगे थे। दूसरों को जल्दी निकलने के लिए कहकर मैं खुद सबसे पीछे रह गया था। शाम होते ही एक भयानक सी मनुष्यत हवा में तैरने लगी थी। ठंडी हवा जब भी मेरे बदन से टकराती तो ऐसा लगता जैसे कोई मुझे छू कर निकल जा रहा है। मैं इन एहसासों से और घबरा रहा था। मुझे मेरे पीछे से घूरती आंखें अब जैसे दिखाई देने लगी थी। दीवारों के अंधेरे कोनों को देखकर डर सा लगने लगा कि पता नहीं उन कोनों में क्या छिपा बैठा है। किले के हर हिस्से से फुसफुसाने की धीमी आवाजें सुनाई देने लगी, जो मेरा वहम हरगिज नहीं था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि लौटते वक्त मेरी नजरें किले के बीच वाले जंगल पर ना पड़े, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरी नजरें वहां घूम जाती। वहां खड़ा हर पेड़ जैसे मुझे घूर रहा था और मेरी तरफ अपनी शाखाएं बढ़ाकर मुझे खींचना चाहता था। मैं तेजी से चलते चलते भागने लगा। मैंने रास्तों को याद रखा था। इसी बीच मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मुझे लगा कि मेरे पीछे से कुछ भागते कदमों की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, कोई मुझे यहां से जाने नहीं देना चाहता हो। मैं हड़बड़ी में किसी गलत गलियारे में नहीं घुसना चाहता था। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ गलियारों का रास्ता मौत की तरफ खुलता था। मैं सिर पर पांव रखकर दौड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं रास्ता भटक गया। ये सोचकर मेरा खून ही सूख गया। लेकिन फिर मुझे मेरे दोस्तों की आवाज सुनाई देने लगी। वो मुझे ही पुकार रहे थे। तेजी से आवाज की दिशा में दौड़ा। मैं जितना तेजी से भाग रहा था उतनी ही तेजी से जैसे कोई मेरी तरफ दौड़ रहा था। उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। हर गलियारे को पार करने के बाद पीछा करने वालों की तादाद जैसे बढ़ती जा रही थी। ये ख्याल काफी डरावना था। मुझे मेरे कान के पास किसी के सांसें महसूस होने लगी। जो भी मेरे पीछे था वो लगभग मुझ तक पहुंच चुका था। लेकिन उसी वक्त मुझे दरवाजे पर खड़ा भानु दिखाई दिया, जिसने मुझे हाथ पकड़कर किले के बाहर खींच लिया। किले के बाहर कदम रखते ही जैसे सब एकदम से शांत हो गया। मेरे पीछे सुनाई देने वाली दौड़ते कदमों की आहटें एकदम से शांत हो गई। मैं पसीना पसीना हो गया और हांफने लगा। भानु ने मुझे पीछे रहने के लिए खूब डांट लगाई। मैंने उसे इन चीजों के बारे में नहीं बताया। मैं जानता था किसी को मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, और अगर किसी को हो भी गया तो वो खुद भी डर जाएगा, और इन हालातों में मैं किसी को डराना नहीं चाहता था। फिर हमने तीनों कैंप के बीचों बीच बॉनफायर जलाया और खाते पीते खूब सारी बातें की।
बीच बीच में मैं किले की तरफ देख लिया करता था। किला जैसे मुझे घूरता हुआ ही दिखाई देता था। मुझे लगने लगा कि अंधेरा होने के बाद किले में अकेले रहने की वजह से शायद घबराहट में मुझे भ्रम होने लगा था। इसी वजह से मैंने उन चीजों को इमेजिन कर लिया जो थी ही नहीं। मुझे अपनी सोच पर हंसी है, लेकिन अभी तो पूरी रात बाकी थी। इतना कहकर आयुष रुका। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने अब तक का रिकॉर्ड किया हुआ मोनोलॉग सुना। उसे वो काफी इंप्रेसिव लगा। अब लग रहा है ये प्रोफेशनल स्टोरी टेलर। क्या खूब माहौल बनाया है प्यारे। अब आगे एक और मनगढ़ंत किस्सा जोड़ देता हूं, आयुष ने खुद से कहा और कॉफी बनाने चला गया। इसी बीच उसका दिमाग चल ही रहा था। तभी इशिका का कॉल आ गया। उसने फौरन कॉल पिकअप किया। हाँ, तो कहां तक पहुंचे? कुछ काम शुरू किया या बस वादे कर लिए और घर जाकर थके होने का रोना लेकर काम अगले दिन के लिए टाल दिया? इशिका ने पूछा। अरे अभी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा था, आधे से ज्यादा हो चुका है। मेरे ख्याल से बढ़िया रिकॉर्डिंग है। मैंने खुद को 2 बार सुना। खुद मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। जो चीजें हमने देखी ही नहीं उनके बारे में बताना वाकई काफी टफ काम है। अभी किले वाला पार्ट हुआ है। तुझे याद होगा कि अंधेरा होने के बाद मैं किले के भीतर ही काफी देर तक रह गया था? आयुष ने कहा। हाँ, अच्छे से याद है। हमने कैंप में सबको देखा और तुझे नहीं देखा, तब हमें लगा कि तू किले में ही रास्ता भटक गया होगा। हम टॉर्च वगैरह लेकर निकलने ही वाले थे कि तू किले के दरवाजे पर आ गया और वो सब रिकॉर्डिंग दिखाने लगा जो तूने किले के ऊपरी हिस्से से शूट की थी। इशिका ने कहा। हाँ, बस किले में जाने से लेकर लास्ट में रह जाने के बीच कुछ छोटी चीजें बना दी है। जैसे मुझे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस हुई, किसी के होने का एहसास हुआ, हर पल कोई मेरा पीछा करता हुआ सा महसूस हुआ। मुझे लगातार कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई करवा रहा हो। मुझे अपने आसपास कुछ नेगेटिव चीजों का एहसास होने लगा, तो मैं वहां से भाग लिया और उसके बाद आयुष ने इशिका को वो सारी बातें बता दी जो उसने अभी तक रिकॉर्ड की थी। वाह बेटा, छा गए तुम तो। कमाल की इमेजिनेशन है तुम्हारी। हमें तो ऐसा कुछ कभी फील ही नहीं हुआ और भाई साहब यहाँ पूरी हॉरर स्टोरी वाली फील लेकर आ गए। कमाल है, वाकई जबरदस्त बनाया है। मुझे आगे की स्टोरी जानने की बेचैनी हो रही है कि तुम इसे आगे कैसे एग्जीक्यूट करोगे। इशिका ने कहा। हाँ, फिलहाल थक गया था तो कॉफी बनाने लग गया। दूध और शुगर वाली स्वीट कॉफी, ना कि तेरी वो वाहियात कड़वी ब्लैक कॉफी। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, पियो और काम पर लगो। मैं बस तुम्हारी प्रोग्रेस चेक कर रही थी। ठीक है, आगे का वॉइस ओवर कंप्लीट करके वीडियो एडिटिंग पर भी लग जाओ। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो टालते रहोगे कि आज वॉइस ओवर करके ही थक गया, कल वीडियो एडिटिंग करूंगा। ऐसे बहाने नहीं चलेंगे यहाँ। इशिका ने डांट लगाते हुए कहा। ठीक है मेरी अम्मा, मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर ही दूंगा आज सोने से पहले, आयुष ने जवाब दिया। वेरी गुड। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, काम के बीच डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वैसे भी ऑफिस में तो परेशान करती रहती हूँ तुम्हें, इशिका ने कहा। उसकी बात सुनकर अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। फोन रखने के बाद उसने कॉफी खत्म की और वापस चेयर पर आकर बैठ गया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। एक गहरी सांस लेकर वो फिर शुरू हो गया। हमने खाने पीने के बाद कुछ बातें की, अपनी वीडियोस बनाई, स्टोरी टेलिंग हुई। कल की प्लानिंग करने के बाद हम अपने अपने कैंप में चले गए। इशिका और अर्पिता एक कैंप में, मैं और भानु दूसरे कैंप में, नवीन और विनय तीसरे कैंप में शिफ्ट हो गए। भानु जल्दी सो जाता है। यहां वहां की बातें करने के बाद भानु सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे रह रहकर बेचैनी हो रही थी। कुछ देर तक मैं करवटें बदलता रहा। अचानक रात के 1:30 बजे के आसपास हवाएं तेज हो गई। दूर कहीं सियारों के चिल्लाने की आवाजें भी आने लगी। कैंप की लाइट्स बंद हो चुकी थी। हवाओं की वजह से कैंप के पर्दे लहरा रहे थे और उनसे अजीब सी आवाजें आ रही थी और मुझे इसी समय सुसु आई। भानु, मेरे साथ बाहर चलेगा? सुसु आई है। मैंने भानु से कहा। अबे इतनी नहीं पीनी थी ना, मुझे नहीं आई है, इसलिए मैं सोने से पहले ज्यादा पानी नहीं पीता। देख कितनी बढ़िया हवा चल रही है, कैंप के भीतर भी ठंडक महसूस हो रही है। ऐसे में मैं बाहर क्यों निकलूं? डर लग रहा है क्या? भानु ने आंख खोले बिना ही पूछा। कैसा डर? तू पड़ा रहे यहीं पर, मैं बाहर जाकर आता हूं। मैंने उसे अपने डर के बारे में बताना सही नहीं समझा और मन मारकर बाहर आ गया। फैसला कर लिया था कि कैंप से 2 मीटर दूरी पर ही निपटा लूंगा। बाहर अंधड़ चल रही थी, हवा के साथ धूल भी उड़ रही थी। धूल आंखों में जा रही थी। मैं हैरान था कि ऐसी अंधड़ तो बरसातों के पहले होती है। सर्दियों में ऐसा मौसम मेरे लिए थोड़ा हैरानी वाली बात थी, लेकिन मुझे अपना काम निपटाना था तो मैं खड़ा हो गया। अब मेरे सामने अंधेरे में किसी काले दानव की तरह खड़ा वो किला साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मेरी पेशाब ही रुक गई। मैंने अपना मुंह फौरन दूसरी तरफ मोड़ लिया और फारिग हुआ। फारिग होने के बाद मुझे फिर से मुंह दबाकर हंसने की हल्की सी
आवाज सुनाई दी। उस आंधी में भी मैं उस आवाज को सुन पा रहा था। मैंने झटके से पलट कर देखा तो हैरान रह गया। किले के दरवाजे से किसी तरह की रोशनी आ रही थी, जिससे वहां कुछ मशालें जलाई जा रही। वो देखकर मैं एकदम से जड़ हो गया। मैंने बुर्ज पर किसी की मौजूदगी को महसूस किया। ऐसा लगा उस ऊंचे बुर्ज पर कुछ लोग हैं जो हमारी तरफ ही देख रहे हैं। मैं उस एहसास से ही कांपने लगा। अब किले के भीतर की रोशनी थोड़ी और तेज होने लगी। मुझे अचानक पता नहीं क्यों लगने लगा कि शायद किले के भीतर कुछ जलाया जा रहा है या किसी वजह से आग लग गई हो। लेकिन बुर्ज पर खड़े लोग कौन थे? मैंने फिर वहां देखा तो वहां कोई भी खड़ा नहीं था। मुझे लगने लगा कि मैं डर की वजह से चीजों को देख रहा हूं। मेरा ज्यादा देर इस तरह कैंप के बाहर रहना ठीक नहीं था, तो मैं फौरन कैंप की तरफ बढ़ा। लेकिन फिर मुझे किले के दरवाजे पर कुछ साए नजर आए। वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बुला रहे थे। मैं एकदम बुत बनकर खड़ा हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे कदम उसी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इसी बीच भानु बाहर आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वहां कहां चला जा रहा है? कैंप से ज्यादा दूर नहीं जाना है, ये रूल भूल गया क्या? भानु ने कहा। उसकी आवाज सुनकर जैसे मैं नींद से जागा और उसी पल किले के दरवाजे पर खड़े लोग एकदम से गायब हो गए। वहां से आती रोशनी भी खत्म हो गई। भानु को देखकर मुझे राहत सी मिली, वरना पता नहीं क्यों मेरे कदम उस किले की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। उन आवाजों में जैसे कोई सम्मोहन सा था। तुम बाहर कैसे आए? मैंने पूछा। अबे तूने भीतर कहा ना तुझे सुसु लगी है। तेरे जाने के बाद मुझे भी फील होने लगा कि मुझे भी निपट लेना चाहिए। अगर तू नहीं कहता तो मुझे नहीं लगती। देखा, हम एक दूसरे को अपनी हरकतों से कितना इन्फ्लुएंस कर देते हैं। भानु ने कहा और एक दिशा में खड़े होकर वो भी निपट लिया। ठंडी हवाएं अब भी जारी थी। क्या मौसम है यार यहाँ का। अगर किले के भीतर वो जंगल झाड़ ना होते तो हम अपने कैंप उस बुर्ज पर लगाते। वहां से आसमान में तारे देखना कितना अच्छा लगता। भानु ने कहा। भानु, मुझे उस किले में कुछ चीजें महसूस हो रही थी। मैंने उससे कहा, इसमें इतनी हैरानी वाली कोई बात नहीं है। हिस्टोरिकल प्लेसेस में काफी कहानियां छिपी होती हैं। ऐसी जगहें अपनी कहानी खुद सुनाती हैं। जो भी इन जगहों पर आता है उन्हें कुछ ना कुछ एहसास होता ही है। हम सभी इतिहास को महसूस करते हैं भाई। तू अकेला ही स्पेशल नहीं है यहाँ। भानु ने कहा। नहीं, मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने किसी की प्रेजेंस और नेगेटिव वाइब्स को महसूस किया है। अभी तेरे आने से पहले मुझे उस किले में किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वहां से अजीब सी रोशनी आ रही थी और दरवाजे पर कुछ लोग खड़े थे, जैसे वो मुझे ही बुला रहे थे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। इसीलिए मैं ऐतिहासिक चीजों की तरफ मुंह करके नहीं मूदता। ऐतिहासिक चीजों की अपनी वैल्यू होती है और तू उसके सामने मूद कर उसका मजाक उड़ाएगा तो तुझे ऐसी वैसी चीजें तो दिखेंगी ही ना। अबे बेवकूफों जैसी बात मत किया कर। अगर यहाँ ऐसा कुछ अजीब होता तो हम 6 लोगों में से केवल अकेले तुझे ही क्यों ये सब महसूस होने लगा? मैं बताता हूँ, क्योंकि तू ओवर थिंकिंग करता है। तेरा दिमाग इन चीजों की तरफ ज्यादा दौड़ता है, इसलिए तुझे ये सब दिखाई देता है जो असल में है ही नहीं। बाकी दोस्तों को देख, सब अपने अपने कैंप में कितने आराम से सो रहे हैं। भानु ने हंसते हुए कहा। उसके बाद मैं और भानु वापस अपने कैंप में जाकर लेट गए। उसे लग रहा था ये चीजें शायद मेरे मन का वहम है, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने उन चीजों को देखा और महसूस किया था। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं रात भर करवटें बदलता रहा और रात भर मुझे टेंट के भीतर से किले के पास हल्की हल्की रोशनी भी दिखाई देती रही। मुझे वो आवाजें भी लगातार सुनाई दे रही थी जिन्हें मैंने किले के भीतर सुना था। वो आवाजें जैसे मुझे बुला रही थी, मुझे चिढ़ा रही थी और मुझ पर हंस रही थी। बीच में करानी की डरावनी आवाजें सुनकर भी मेरा दिल कांप जाता था। मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं कैंप के बाहर जाकर मामले को देखूं। ऐसे में ही लगभग 4:30 बजे के आसपास मुझे नींद आई और सुबह 7 बजे ही सब उठकर तैयार भी हो चुके थे। आज सभी को किले में जाकर छानबीन करनी थी। साथ में मैं भी गया। दिन में वहां कुछ भी अजीब सा महसूस नहीं हुआ। बस दीवारों से जुड़े कुछ अंधेरे कमरों के पास से गुजरने पर अजीब सी फीलिंग जरूर होती थी। हमने पूरे दिन किले का हर हिस्सा देखा और जाना। अंधेरे और अनजान कमरों से हमने दूरी बनाए रखी, क्योंकि वहां पुराने खतरे हो सकते थे। दोपहर तक हमारा काम निपट चुका था। पिछले दिन हमने जिस ऑटो वाले को हायर किया था वो भी पहुंच चुका था। हमने अपने टेंट समेट लिए और निकल पड़े। मैं वापसी में जब भी उस किले की तरफ देखता, मुझे वहां अजीब सी वाइब्स आती। कुछ जगहें वाकई रहस्यमय होती हैं, जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं होता। विज्ञान कहता है कि कोई भी चीज कभी नष्ट नहीं होती, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। चीजें खत्म नहीं होती, बल्कि उनका रूप बदल जाता है। तो कह सकते हैं कि लोग मरने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं, वो भी किसी तरह की ऊर्जा में बदल जाते हैं। ऊर्जा के उसी स्वरूप को हम आत्मा, स्पिरिट कहते हैं।
हम और हमारा साइंस अभी भी धरती पर मौजूद हर चीज, हर घटना का विश्लेषण नहीं कर पाया है। अभी भी हम प्रकृति के न जाने कितने ही रहस्यों से अनजान हैं। अगर हमें रहस्यों के बारे में जानकारी नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। हो सकता है जो चीजें मैंने किले में महसूस की वो ऐसी ऊर्जाओं के कारण हुई। कोई प्रतिक्रिया है जिसे हम अभी साइंस के नजरिए से समझ नहीं पाए। उम्मीद है किसी न किसी दिन हम ऐसी पैरानॉर्मल चीजों के पीछे के भी राज खोज ही लेंगे, लेकिन तब तक इनके अस्तित्व से इनकार भी नहीं कर सकते। आप सभी में दो तरह की ऑडियंस है, एक वो जो मेरी बातों पर यकीन करती है और दूसरी वो जो इसे बकवास मानेगी। आप अपनी अपनी सोच और नजरिए को लेकर स्वतंत्र हैं। सलामू फोर्ट के बारे में सुनी गई कहानियों के बाद वहां पहुंचने पर जो चीजें मैंने महसूस की उसे मैंने जस का तस आपके सामने रख दिया है। सच झूठ का फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नई कहानी और नए रहस्यों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट करें और शेयर करें। यह कहकर अमन ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। वॉइस ओवर खत्म होते होते उसका जोश जैसे बढ़ सा गया था। फौरन वीडियो एडिटिंग पर भी लग गया। उसने अलग अलग सारी वीडियोस को अपनी जरूरत के हिसाब से मर्ज कर दिया। देर रात तक वो उसमें लगा रहा और आखिरकार वो थक कर चूर हो गया। उसने अपना काम सेव किया और बिस्तर पर जा गिरा। काफी काम निपटा दिया है। आई होप कि कल शाम को वीडियो फाइनल हो जाएगी। आयुष ने इशिका को मैसेज करके अपडेट दिया। वेरी गुड, जियो मेरे हीरो। इशिका ने स्माइली के साथ मैसेज किया। दोनों ने थोड़ी देर तक मैसेजेस में एक दूसरे से बातें की और आखिरकार दोनों सो गए। अगले दिन ऑफिस में आयुष का पूरा ध्यान वीडियो पर ही लगा हुआ था। उसने किसी भी तरह शाम के 6 बजने का इंतजार किया। 6 बजते ही वो घर की तरफ भागा। आज वो इशिका से भी ठीक से मिल नहीं पाया। इशिका उसकी बेचैनी को समझ रही थी। वो खुश थी कि आयुष अब अपने पैशन को जीना सीख रहा है। घर पहुंचते ही फ्रेश होकर वो लैपटॉप खोलकर बैठ गया। उसने देर रात तक वीडियो एडिटिंग की, रिकॉर्ड किए हुए वॉइस ओवर को प्लेस किया और वीडियो का फाइनल आउटपुट देखा। वीडियो 25 मिनट की थी। नहीं, लोग YouTube पर 25 मिनट की वीडियोस नहीं देखते। उन्हें चीजें शॉर्ट में चाहिए होती हैं। क्या करूं? यह सोचकर आयुष ने वीडियो को 12 मिनट के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में डालना सही रहेगा? थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन करके देखता हूं। अगर सक्सेस हुआ तो 2 वीडियोस में एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। अमन ने खुद से ही कहा और एक दिलचस्प सा थंबनेल बनाने लगा। सलामू फोर्ट की तस्वीर को थोड़ा हॉरर फिल्टर लगाकर एडिट किया और टाइटल ऐड कर दिया, सलामू फोर्ट, जहां मरने वाले आज भी चीखते हैं। आयुष ने टाइटल को देखा और वीडियो अपलोडिंग पर लगा दी। हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से वीडियो चुटकियों में अपलोड भी हो गया। एडिटिंग के बाद सलामू फोर्ट से जुड़ी कुछ चीजों को हैशटैग्स में ऐड करके वीडियो पब्लिक कर दिया। इसी के साथ उसने वीडियो का लिंक इशिका और भानु को भी शेयर कर दिया। उसे उनका रिस्पॉन्स देखना था। उसका मैसेज सीन हो चुका था। उसने फौरन अपना चैनल बंद किया और फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर कर दिया। वीडियो पोस्ट करने के कुछ मिनटों बाद ही उसे परफॉर्मेंस देखने की बेचैनी होने लगी थी, लेकिन उसने अपने आप पर कंट्रोल किया। खाना आ चुका था। सब निपटाने के बाद रात के 11 बजे भानु का कॉल आया। आयुष ने फौरन कॉल उठाया। अभी तेरी वीडियो देखी भाई, शानदार एडिटिंग की है और वो तेरा वॉइस ओवर और साथ में डरावनी सी बैकग्राउंड म्यूजिक। सच बता रहा हूँ भाई, अभी कमरे में अकेला बैठा था, मेरी हवा टाइट हो गई सब सुनकर। अरे ये सब आखिर हुआ कब था? मानना पड़ेगा तेरे शैतान दिमाग को, तू साले तिल का ताड़ बनाने में माहिर है। सही जा रहा है। जो चीजों को मैनिपुलेट करना जानता है वही सक्सेस है लाइफ में। बढ़िया बना है, लेकिन 2 पार्ट्स में बनाकर रिस्क ले लिया है। वैसे जिस जगह पर आकर ये पार्ट खत्म किया है, दूसरे पार्ट का जबरदस्त सस्पेंस बन गया है। इंतजार नहीं हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस ट्रैक पर मैं भी था और ये ट्रैक इतनी डरावनी थी। कहकर भानु हंसने लगा। थोड़ा बहुत मिर्च मसाला तो चलता है भाई। YouTube पर सनसनी वाले वीडियोस ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं, तो उसी हिसाब से बनाया है। जो दिमाग में आया बोलते चला गया। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने तो अपना काम ईमानदारी के साथ किया है, आयुष ने कहा। और वो थंबनेल, अबे क्या बनाया है? देखकर ही मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। इतना बढ़िया किला था वो, तूने उसे एकदम ड्रैकुला का पैलेस बना दिया। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी भाई। भानु ने कहा, अबे सो जा, ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं। तेरे जैसे प्रोफेशनल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तेरे पहले वाले वीडियोस भी देख रखे हैं मैंने, इसलिए मेरा मजाक उड़ाने के बारे में तो सोचना भी मत। आयुष ने हंसते हुए कहा। अगले दिन आयुष रोज की तरह ऑफिस गया, काम निपटाया, इशिका से बातचीत हुई और थक हार कर फाइनली घर आ गया। मोबाइल में नोटिफिकेशंस आ रहे थे। वो उन पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन आखिरकार बेचैन होकर उसने चेक कर ही लिया।
YouTube की तरफ से मोनेटाइजेशन का मेल था, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। उसने फौरन मेल खोला, दिए हुए लिंक पर गया और अप्लाई कर दिया। फिर उसने अपना YouTube चैनल चेक किया। एक ही रात में उसके 7,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। उसके सलामू फोर्ट वाले वीडियो पर 25,000 व्यूज पहुंच चुके थे। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, ये क्या? एक ही रात में इतने सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूज, कमाल हो गया ये तो। आयुष को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने फौरन इशिका को फोन लगाया। हाँ बोलो आयुष। इशिका, मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या देख रहा हूँ। तू सही थी, एकदम सही। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। रात भर में 7,000 प्लस सब्सक्राइबर्स पार हो चुका है और वीडियो 25,000 व्यूज निकाल चुका है और अभी भी हर मिनट पर व्यूज बढ़ रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है यार। आयुष ने कहा। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। कह रही थी ना, तुम्हें अपने पैशन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम तो इस तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना क्या क्या होता है। ये तो पहला पार्ट था वीडियो का। सेकंड पार्ट में तो और भी ज्यादा व्यूज आएंगे। मुझे लगता है उस वीडियो के बाद महीने भर में ही तेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स आराम से हो जाएंगे। इशिका ने हंसते हुए कहा। नहीं यार, उतना थोड़ी हो जाएगा। बाकी ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी यही चीज दोहराई जाएगी। आयुष ने कहा। अरे यार, तुम ना हमेशा इतने नेगेटिव क्यों सोचते रहते हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। बी पॉजिटिव, अपने आप पर भरोसा रख। और मैंने वीडियो देखा था, क्या कमाल की एडिटिंग और नरेशन किया था यार। मैं उस ट्रैक में तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुम्हारे इस वीडियो को देखकर अब मुझे भी लग रहा है जैसे मैंने उस रात काफी कुछ मिस कर दिया। मुझे पता ही नहीं था वो किला और वो इलाका इतना डरावना था। इशिका हंस पड़ी। उसकी बात सुनकर आयुष भी हंसने लगा। देखो, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम्ही ने कहा था चीजों को मसालेदार तरीके से पेश करो, तो मैंने कर दिया। अब लोगों को यही सब पसंद आता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आयुष ने कहा। फिर आगे क्या सोचा है? मतलब केवल इसी एक वीडियो तक तो खुद को लिमिटेड नहीं कर लोगे ना? और भी कंटेंट बनाएगा तभी चैनल चलेगा। रेगुलर अपडेट वाले चैनल्स पर एक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे भानु का चैनल है। इशिका ने कहा। अरे उससे मेरा कंपटीशन थोड़ी है, उससे मैं चीजें सीख रहा हूँ। हाँ, सोच तो रहा हूँ रेगुलर अपडेट्स करता रहूँ, लेकिन यार उसके लिए कंटेंट भी तो ढूंढना होगा। ये सलामू फोर्ट वाला तो खैर बना बनाया वीडियो था हमारे पास। इसके अलावा और कोई खास एक्सप्लोर भी तो नहीं किया है हमने। चलो मान लो इस महीने सलामू फोर्ट वाले वीडियो के दोनों पार्ट्स डाल दिए। अब वो चल गए हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी तो उसी हिसाब से बढ़ जाएंगी। वैसा ही या उससे बेहतर कंटेंट बनाने का दबाव आ जाएगा। चैनल एक आध दो वीडियोस में नहीं चलता, वो चलता है रेगुलर अपडेट से। अगर मेरे दो वीडियोस के बीच ज्यादा लंबा गैप होने लगेगा तो चैनल जल्दी डेड हो जाएगा, एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, मेरे सब्सक्राइबर्स तक नोटिफिकेशंस ही नहीं पहुंचेंगी। आयुष ने कहा। उसकी फिक्र मत कर, पहले इन दोनों वीडियोस को चलने दे। उसके बाद कुछ और पुराने ट्रैक की वीडियोस भी तो है, उन्हें एडिट करके बना देना कुछ भी। इशिका ने कहा। नहीं यार, वो सब नॉर्मल प्लेसेस के वीडियोस हैं, वहाँ ऐसी कोई अजीबोगरीब स्टोरीज नहीं है। अगर उनके बारे में मैं कुछ भी फेक बनाऊंगा तो चैनल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ये जो सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं ना, वो सब इन्हीं कंटेंट की चाह में जुड़े हैं। उन्हें वैसा ही कंटेंट चाहिए तो नॉर्मल ट्रैकिंग वीडियोस नहीं देखना चाहेंगे। उसके लिए तो भानु का चैनल है ना। मुझे कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर करना होगा, लेकिन वो सब होगा सेकंड वीडियो के बाद। पहले इसका रिजल्ट सही से देख लेता हूँ। आयुष ने कहा। ठीक है, बी पॉजिटिव। खोज लेंगे हम ऐसी जगह। भारत में ऐसी सैकड़ों जगह है जहाँ कुछ ना कुछ कहानियां मिल जाएंगी। इवन तेरे गांव में भी तो काफी भूतिया स्टोरीज चलती रहती हैं, तो वहां का भी ब्लॉग बना सकता है। इशिका ने कहा। हाँ, अब किसी जगह को मत छोड़ना। मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा घर, मेरा कॉम्प्लेक्स, मेरी सोसाइटी, तेरा घर, तेरा गांव, सबको अपने वीडियोस के चक्कर में हॉन्टेड बना डालूं? आयुष ने हंसते हुए पूछा। नहीं नहीं, उतना अति करने की जरूरत नहीं। फिलहाल आज का दिन तुम्हारा है, तो एंजॉय योर डे एंड बेस्ट ऑफ लक। चलो फोन रखती हूँ। इतना कहकर इशिका ने फोन रख दिया। आयुष मौका देखकर उससे अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि इशिका ने फोन रख दिया। पता नहीं तुमसे अपने मन की बात कब कह पाऊंगा। आयुष खुद से बड़बड़ाया। कुछ दिनों तक आयुष का वीडियो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता रहा। उसके व्यूज लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। एक हफ्ते बाद तक उसके सब्सक्राइबर्स 3 गुना हो चुके थे। यही सही समय देखकर उसने उस वीडियो का सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया और देखते ही देखते उसका वो वीडियो भी ट्रेंड कर गया। फिर एक शाम भानु ने आयुष को फोन किया। भाई बधाई हो, तूने जो कहा वो करके दिखा दिया। माना नहीं तू, जिद थी तेरी। अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स पीट लिए तूने तो। भानु ने कहा। हाँ, सब तुम्ही लोगों की वजह से। अच्छा बता, केवल बधाई देने के लिए फोन किया है? मेरा घर क्या बहुत दूर है तेरे घर से? 5 मिनट का रास्ता नहीं। सीधे मिलकर बधाई देना ज्यादा सही नहीं रहता? आयुष ने कहा। अबे तेरे कॉम्प्लेक्स के नीचे ही खड़े हैं। भानु ने कहा।
आयुष फौरन बालकनी में पहुंचा। कॉम्प्लेक्स में भानु और ऋषिका खड़े थे। वो उसे देखकर हाथ हिलाने लगा। आयुष ने भी हाथ हिलाकर रिप्लाई दिया। अरे ये क्या, अचानक दोनों पहुंच गए? क्या बात है? बात क्या है? आयुष ने पूछा। बात क्या है? हमसे पूछ रहा है बात क्या है? चल जल्दी तैयार होकर नीचे आ जा। भानु ने कहा और आयुष को बोलने का मौका दिए बगैर फोन काट दिया। आयुष फौरन तैयार होकर नीचे पहुंच गया। हाँ तो प्लान क्या है आज का? आयुष ने पूछा। अरे कमाल करते हो तुम भी। वीडियो तुम्हारा ट्रेंडिंग है, सब्सक्राइबर्स तुम्हारे बढ़ रहे हैं, चैनल तुम्हारा मोनेटाइज हो रहा है, इस बात की पार्टी तो बनती है। हम पार्टी लेने आए हैं तुमसे, ऋषिका ने कहा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड साथ लाया है ना ब्रो? भानु ने पूछा तो आयुष ने पर्स दिखा दिया। चलो फिर देर किस बात की, आयुष ने कहा। भानु ने फौरन अपनी कार का दरवाजा खोला और तीनों भीतर जा बैठे। यार मैं ना तेरे लिए बहुत खुश हूं। अब मैं सोच रहा हूं तेरे चैनल को प्रमोट कर दूं। भानु ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ अब तो कर ही सकता है, आयुष ने जवाब दिया। सुन आगे क्या अपलोड करेगा, कुछ सोचा है? भानु ने पूछा। नहीं फिलहाल दूसरा कंटेंट नहीं, मैं एक आध लोकेशन देख रहा हूँ, फाइनल होते ही तुम्हें बताऊंगा, फिर हम तीनों साथ चलकर एक्सप्लोर करेंगे, आयुष ने कहा। तो सुन साथ में एक वीडियो कोलैबोरेट करते हैं, इससे क्या है कि कोई कंटेंट भी आता रहेगा, मेरे भी सब्सक्राइबर्स एंगेजमेंट दिखाएंगे, तो हम इस वीकेंड एक कोलैबोरेशन वीडियो शूट करते हैं, भानु ने कहा। आयुष को उसका आइडिया जम गया। उसने ईशिका की तरफ देखा, उसने भी सिर हिलाकर सहमति दे दी। कुछ ही देर में वे शहर के जाने माने रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। खाने पीने का दौर चल पड़ा। तो आज की शाम हमारे हीरो आयुष के नाम, कहकर भानु ने विस्की का ग्लास उठाया। ईशिका और आयुष ने अपने ग्लास उठाकर चीयर्स किया और एक झटके के साथ उन्होंने अपने ग्लास खाली कर दिए। अब मेरी बात सुन आयुष, तुझे लोकेशन खोजने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने और ईशिका ने मिलकर एक नई लोकेशन देख ली है। फुल मिस्टीरियस लोकेशन है, काफी कहानियां हैं वहां के बारे में। वहां के बारे में ज्यादा वीडियोस भी नहीं बने अब तक। भानु ने कहा। तुम दोनों ने मिलकर लोकेशन सिलेक्ट की है, वो भी मुझे बताए बगैर? आयुष ने दोनों की तरफ देखा। भानु ने ईशिका की तरफ इशारा किया। ये इसका प्लान था। उसने ही कहा था आयुष लोकेशन खोज रहा है लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो हम ऐसी लोकेशन खोजते हैं जिसके बारे में कहानियां तो फेमस होंगी लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं होगी। तो हम दोनों ने मिलकर कुछ प्लेसेस की जानकारी निकाली जिसमें आखिरकार पर्वत महल का नाम फाइनल हुआ है, भानु ने कहा।